सो हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़े। क्लास 10 साइंस, मेटल नॉन मेटल, है ना। अभी तक जितना पोर्शन हुआ उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल से जुड़े हुए सारे रिएक्शन सीख लिए थे, राइट। अब ये बात करना है भाई मेटल मिलेगा कैसे, राइट। व्हाट आर द सोर्स ऑफ मेटल, ओके। सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द मेटल इज द अर्थ क्रस्ट. Earth crust contain all the metals, right, and sea water also contain the metal salts, right. Sea water contains sodium chloride, magnesium chloride, right. So they are the two major sources of the metal, right. That is the earth crust, which is the major source, and some of the metals are also obtained in the form of a salt from the sea water, okay. Now any element or compound which naturally found in the earth crust, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो आपको नेचुरली अर्थ क्रस्ट में से मिलेंगे ना, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड को हम कहते हैं मिनरल. क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं मिनरल. देखिए पहला डेफिनेशन, मिनरल क्या है? मिनरल इज अ एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, राइट. तो अर्थ क्रस्ट को आप खोदो, अंदर से जो भी एलिमेंट निकले या जो भी कंपाउंड निकले उसे हम क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे, राइट. अब ऐसे मिनरल जिसके अंदर मेटल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है और आप बेनिफिट के साथ, प्रॉफिट के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस मिनरल को हम कहेंगे ओर, राइट. उस मिनरल को हम क्या कहेंगे बच्चों? ओर कहेंगे, राइट. तो ओर मतलब ऐसा मिनरल जिसके अंदर मेटल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है और हम प्रॉफिट के साथ उसमें से मेटल निकाल सकते हैं, राइट. मतलब अगर उस मिनरल में से आपको मेटल निकालने का 10 रुपया खर्चा हुआ, राइट, और जो मेटल निकली है अगर उसको आप 15 रुपये पे बेच पाओ, मतलब आपको बेनिफिट है, राइट. पर अगर ऐसा हो गया कि 15 रुपया खर्चा कर दिया और 10 ही रुपया मिलने वाला था तो नुकसान हो गया, तो ये कोई बेनिफिट की बात नहीं है, ठीक है. चलिए, तो और क्या है बच्चों? और मतलब ऐसे मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड. प्रॉफिट के साथ मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकने चाहिए, राइट. चलिए, तो अब हम दो डेफिनेशन सीख चुके हैं, दैट इज मिनरल एंड ओर. मिनरल मतलब ऐसा कुछ भी जो आपको अर्थ क्रस्ट से मिलेगा. और मतलब ऐसा मिनरल जिसके अंदर मेटल ज्यादा परसेंटेज में है और आप प्रॉफिट के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट टू डू फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल. अभी आपको पता होगा बच्चों के जितने मेटल्स है, राइट, इसमें से मोस्ट ऑफ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. मतलब वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. और अगर ये आपको अच्छे से समझना है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज वापस एक बार देखना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज, एंड यू नो दैट जितने ऊपर कंपाउंड है ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड. दिस ऑल आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड. और जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, राइट, तो दिस पोटेशियम टू एल्यूमिनियम दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, राइट. और ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना बच्चों, राइट, उसके कंपाउंड में से मेटल को निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट. तो इसको अगर आपको अलग करवाना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. और इस पर्टिकुलर हाई रिएक्टिव मेटल के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. हम देखेंगे क्या है वो इलेक्ट्रोलिसिस, राइट. ओके, क्या प्रोसेस यूज़ करना है हमें? इसके लिए हमें यूज करना है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है. चलिए बच्चों, अब एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं, दिस आर मॉडरेटली रिएक्टिव. ये सारे कैसे एलिमेंट है बच्चों? दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट. दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है. ओके और ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों, वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलने वाले हैं, बट ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. आप इसको इजीली अलग करके एलिमेंट निकाल सकते हो या मेटल को बाहर निकाल सकते हो. और यहाँ पर हम नॉर्मली यूज करते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन. क्या करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं इसके ऑक्साइड जो होंगे, इस कंपाउंड के जो ऑक्साइड होंगे, उस ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्ट कराने वाले हैं, राइट. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं बच्चों दैट इज reduction of oxide by carbon. This is the method we are going to apply here, right. Reduction of the oxide by carbon, ये method हम यहाँ पे use करेंगे, okay. And this gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत कम रिएक्टिव है, राइट. दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. तो वो जनरली किसी के साथ रिएक्शन करने वाले नहीं है, मतलब ये आपको प्योर स्टेट में ही मिलेंगे, राइट. दे कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. आपको खाली प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट. सो दे आर लेस रिएक्टिव एंड दे कैन बी फाउंड इन नेटिव स्टेट.
तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये तीनों के तीनों ग्रुप को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, राइट। कि जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है उसके कंपाउंड में से, मॉडरेटली रिएक्टिव को किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है कंपाउंड में से, और लेस रिएक्टिव में तो खाली प्योरिफिकेशन ही करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन अब सारा ग्रुप सीखेंगे और ये थियरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए देखते हैं बच्चों, चलिए बच्चों तो बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे ओर। अब आपका जो भी ओर है ना उसको पहले आपको करना होगा बच्चों एनरिचमेंट, एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्यों एनरिचमेंट ऑफ ओर? इसलिए करना है बिकॉज आपने जो ओर अर्थ क्रस्ट में से खोद के निकाला है उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी होगी, राइट। रेती होगी, मिट्टी होगी और बहुत सारा कचरा होगा। तो आपको पहले सारा कचरा निकालना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओर है उसको एनरिच करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर हम करते हैं रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम ओर। और ये जो इम्प्योरिटी है ना बच्चों उसे हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं इस इम्प्योरिटी को? हम कहते हैं गैंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने ओर खोद के निकाला है ना उस ओर में से सारा कचरा पहले तो हटा दो आप, राइट। अब आपके पास प्योर फॉर्म में ओर आ चुका है, राइट। अब यहां से हम 3 डिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे विच आर वेरी हाई रिएक्टिव, राइट। ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना। तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है बच्चों तो उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना है बच्चों, आपको यहां पे करना पड़ेगा प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस। आप जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यू आर गोइंग टू गेट द प्योर मेटल, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस करने से मिल जाना है आपको प्योर मेटल, ओके। और आप किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, तो आपका जो ओर है ना उस ओर को आपको मेल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ओर को मेल्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे और डिटेल में लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो जो भी आपका ओर है उसको हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसमें से करंट पास कराएंगे, राइट, ताकि आपको प्योर मेटल जो है वो सेपरेट होके मिल जाए, राइट। चलिए बच्चों फिर मैं यहां पे लिखूंगा, राइट, मेटल और यू कैन से ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। चलिए लेस रिएक्टिव मेटल के जो ओर है बच्चों, जनरली जो मैंने आपको कहा था गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपको नेटिव स्टेट में ही मिलेंगे। और अगर ये आपको कभी कंबाइंड स्टेट में मिले भी ना तो ये या तो आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, राइट। अगर ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिले गोल्ड या सिल्वर तो इनके जो ओर है वो या तो ऑक्साइड होंगे या तो सल्फाइड होंगे, राइट। ऑक्साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम रिडक्शन कर सकते हैं। बट अगर सल्फाइड है तो आपको करना पड़ता है बच्चों रोस्टिंग। क्या करना पड़ेगा अगर सल्फाइड है तो? अगर सल्फाइड है तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा रोस्टिंग, राइट, ओके ओके। क्या करना है बच्चों, यहां पे हम करेंगे रोस्टिंग ऑफ विच और सल्फाइड और, राइट। अब रोस्टिंग का मतलब क्या है बच्चों, रोस्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, और को आपको गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, राइट। आपको एयर के प्रेजेंस में ओर को गर्म करना है, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। इसके बाद आएगा ये, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूँ, रोस्टिंग मतलब हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, राइट, ओके। चलिए ऐसा करने से आपका जो ओर होगा ना, जो किस फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में से ये ओर जो है वो ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फाइड में से ये ओर जो है वो ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। तो ये बन गया आपका बच्चों ऑक्साइड ऑफ मेटल। और एक बार आपके पास मेटल का ऑक्साइड बन गया तो फिर आप उसको बहुत ही इजीली रिडक्शन करा सकते हो। क्या कराएंगे बच्चों, बहुत ही इजीली हम इसको रिडक्शन कराएंगे, राइट। या कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो मेटल है उसको रोस्टिंग करने पे वो सीधा ही ऑक्साइड की जगह आपको मेटल मिल जाएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप या तो ऑक्साइड ऑफ मेटल भी लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, दिस विल डायरेक्टली गिव यू मेटल, राइट, ओके। अब हम एक के बाद एक डिटेल में सारी बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपके जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो या तो आपको नेटिव स्टेट में मिलेंगे, और अगर आपको कंबाइंड स्टेट में मिले भी तो वो सल्फाइड फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे बच्चे, वो सल्फाइड फॉर्म में होंगे, राइट, ओके। अब ये सल्फाइड का हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने पे आपका मेटल जो है वो सीधा ही सेपरेट हो जाएगा, या तो फिर ऑक्साइड बनेगा, उसको आप आगे रिडक्शन कर सकते हो। ये मेटल आपका प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसको आपको रिफाइन करना पड़ेगा, मतलब प्योरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू कैरी ऑन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, राइट। चलिए बच्चों अब ओर ऑफ
मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। राइट, अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है बच्चों, उसके और दो फॉर्म में होते हैं, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या तो वो सल्फाइड फॉर्म में होगा। राइट, तो अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, अगर आपका और कार्बोनेट के फॉर्म में है तो आपको करना होता है बच्चों कैल्सिनेशन। क्या करना होता है आपको? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब आपको ओर को गर्म ही करना है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप क्या करोगे बच्चों? ओर को गर्म करोगे, बट आपको एयर सप्लाई करना नहीं है। रोस्टिंग में हमने एयर सप्लाई करके गर्म किया था। राइट, यहाँ पे कैल्सिनेशन में आपको एब्सेंस ऑफ एयर के साथ या एब्सेंस ऑफ एयर में आपको क्या करना है? ओर को गर्म करना है। ठीक है, चलिए, तो कार्बोनेट ओर आपको गर्म करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों शॉर्ट में हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। राइट, चलिए, ओके, अगर आपका और सल्फाइड फॉर्म में हुआ, राइट, तो हम क्या करेंगे? उसका रोस्टिंग करेंगे। चलिए, दोनों प्रोसेस से आउटपुट एक ही मिलने वाला है बच्चों, बोथ और विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका जो ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनेट भी ऑक्साइड बन जाएगा कैल्सिनेशन से, और सल्फाइड ओर भी क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। इज इट क्लियर? राइट, अब एक बार आपको ऑक्साइड मिल चुका है तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली रिडक्शन करा सकते हो। क्या करा सकते हो? रिडक्शन। राइट, आप रिडक्शन के अलग अलग एजेंट यूज कर सकते हो। आप कार्बन यूज करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, चलिए, उसके बाद हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन से आपको मेटल मिलेगा और मेटल को फाइनली करना पड़ेगा रिफाइनिंग। रिडक्शन से आपको मिला मेटल और फिर इस मेटल को हम करेंगे रिफाइनिंग। राइट, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका फ्लो चार्ट रेडी। वापस एक बार देखते हैं। अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपने ओर निकाला है, उस ओर को आपको पहले तो प्योर करना पड़ेगा, उसमें से जो भी इम्प्योरिटी जिसे हम गैंग कहते हैं उस गैंग को हमें निकालना पड़ेगा। राइट, अब आपको मिल चुका है एकदम एनरिच हुआ ओर, मतलब खाली ओर ही है, कचरा कुछ भी नहीं है। अब अगर मान लो ओर जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल का है, अगर ओर हाईली रिएक्टिव मेटल का है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? आपको उस ओर को पहले मेल्ट कर देना है और फिर उसका करना है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना है आपको? उस ओर को मेल्ट कर देना है और फिर उसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर। इससे आपको सीधा ही प्योर मेटल मिल जाएगा। राइट, ओके, चलिए बच्चों, अगर मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव है, अगर मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, तो या तो आपको वो प्योर स्टेट में मिल जाएगा, और अगर वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलता भी है तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा। और ये सल्फाइड ओर को जैसे ही आप एक्सेस अमाउंट में एयर के साथ गर्म करोगे, राइट, जैसे ही आप इस सल्फाइड ओर को एक्सेस अमाउंट में एयर के साथ गर्म करोगे ना, राइट, तो वो सल्फाइड का जो ओर है वो सीधा ही मेटल को छोड़ देगा और मेटल जो है वो अलग हो जाएगा। और फिर आपको जो मेटल है उसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मेटल का रिफाइनिंग करना पड़ेगा, प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। राइट, चलिए बच्चों, अब ऐसे और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के हैं, राइट, जैसे कि आपका कॉपर है या आयरन है या जिंक है, राइट, तो उसके जो ओर है वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कार्बोनेट मतलब CO3-2, राइट, मतलब उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। CO3 होता है ना कार्बोनेट, तो उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन के एब्सेंस में उस ओर को गर्म करना है ताकि वो जो कार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो जाए ऑक्साइड में। राइट, अगर सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर को आपको करना पड़ेगा रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर में आप उसको गर्म करोगे, जिससे वो सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर में। चलिए, एक बार आपको ऑक्साइड ओर मिल गया ना, उसके बाद आपको सिंपल सा काम करना है, ऑक्साइड को रिडक्शन करवाना है ताकि ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाए और मेटल आपको सेपरेट मिल जाए। और फिर उस मेटल का हम लास्ट में करेंगे रिफाइनिंग। क्या करेंगे बच्चों? मेटल का लास्ट में हम करते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका सिंपल फ्लो चार्ट। अब हम इंडिविजुअली एक एक का डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी। चलिए आए, तो सबसे पहला स्टेप ही था एनरिचमेंट ऑफ ओर, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है ऑलरेडी कि जो आप ओर माइंड करके निकालोगे बाहर, माइंड में से जो भी आप ओर निकालोगे उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटी होगी, रेती होगी, सॉइल होगा, राइट, तो आपको उन सब चीज़ों को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, राइट, और ओर का परसेंटेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट ऑफ द ओर। राइट, तो एनरिचमेंट का मतलब है बच्चों प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities। Which impurities? Soil, sand, और इन सबको हम साथ में कहते हैं गैंग्स।
क्या कहते हैं बच्चों इसको? गैंग कहते हैं, राइट? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द काइंड ऑफ द इम्प्योरिटीज फ्रॉम माइंड ओर। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, राइट? चलिए अब एनरिचमेंट के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है और कौन सा टेक्निक यूज करना है वो डिपेंड करता है और गैंग के प्रॉपर्टीज के डिफरेंस के ऊपर, राइट? अभी यहाँ पे कोई टेक्निक का डिस्कशन हम नहीं करेंगे बिकॉज आपका टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड नहीं है, राइट? सो प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड फॉर एनरिचमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर ये बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन difference between properties of ore and gang। चलिए अब जैसे ये प्रोसेस आप खत्म करोगे आपके पास अभी एकदम रीच ओर है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्टिंग metals low in reactivity series। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए लो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन है? सिल्वर है, गोल्ड होता है, कॉपर की रिएक्टिविटी भी कम है, मर्क्यूरी इज देयर, प्लेटिनम इज देयर। तो ये सारे बच्चों ऐसे मेटल है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा रिएक्शन करते नहीं है, राइट? सो दे आर हाईली नॉन रिएक्टिव, तो इनको इतना कोई रिएक्शन करने में मजा आता नहीं है, दे विल नॉट डू रिएक्शन। और अगर रिएक्शन करेंगे तो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में है तो आपको कोई ज्यादा हजामत नहीं करनी है, सीधा आप ऑक्साइड को आप गर्म करोगे ना, अपने आप ही वो ऑक्सीजन को छोड़ के मेटल को सेपरेट कर लेगा, राइट? अगर ये सल्फाइड के फॉर्म में है तो भी आपको खाली उसको गर्म करना है, सल्फाइड में भी सल्फर निकल के आपको मेटल अलग से मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों दिस मेटल can be obtained directly by heating their oxide or sulfide ore with air alone। आपको खाली एयर के साथ गर्म करना है और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी अंदर और डालना नहीं है, खाली ओर को लेके गर्म करो, अपने आप आपको मेटल मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, चलिए ओर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का ओर है बच्चों सिन्नाबार, याद रखना मर्क्यूरी का ओर कौन सा है? सिन्नाबार, दैट इज HgS, राइट? क्या है मर्क्यूरी का ओर बच्चों? मर्क्यूरी का ओर है सिन्नाबार, दैट इज HgS। आप क्या करोगे? आप HgS को जो सॉलिड फॉर्म में होता है, अब उसको खाली उसको एयर के साथ गर्म करोगे। एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ आपको उसको हीट करना है, मतलब आपको उसको एक खुले कंटेनर में लेके गर्म कर देना है, ठीक है, राइट? तो अपने आप एयर तो रिएक्ट कर ही लेगा, ऑक्सीजन तो उसके साथ। चलिए क्या होगा बच्चे, मर्क्यूरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा HgO और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा SO2। चलिए अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो ना तो यू हैव टू पुट 3 हियर, दिस इज गोइंग टू बी ओके, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 3 रखा ना आपने, राइट? तो लेट्स पुट 2 हियर, right? Let's put 2 here and let's put 2 here. Now it is balanced, right? तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी मर्क्यूरी सेपरेट नहीं हुआ है। मर्क्यूरी सल्फाइड जो था सिन्नाबार, राइट? सिन्नाबार अभी कन्वर्ट हुआ है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। कोई नहीं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप गर्म करोगे। चलिए मर्क्यूरी ऑक्साइड को आपको खाली गर्म करना है। जैसे ही आपने मर्क्यूरी ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होगा, SO2 गैसियस फॉर्म में है, जैसे ही आप मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करोगे वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा और मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग हो गया, राइट? लेट्स बैलेंस द इक्वेशन, राइट? तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो मर्क्यूरी का, राइट? तो मर्क्यूरी का जो ओर है उसका नाम है सिन्नाबार। सिन्नाबार इज HgS, राइट? HgS को आप सीधा सीधा एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे, राइट? मर्क्यूरी जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, इट विल गिव यू मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, सल्फर विल गिव यू SO2। HgO आप और गर्म करते जाओ, आपको कंटेनर चेंज नहीं करता, आपको गर्म करते रहना है बिकॉज SO2 तो गैस है, वो तो अपने आप उड़ जाएगा, राइट? आप और गर्म करो तो जो HgO है वो गर्म होकर ऑक्सीजन को भी छोड़ देगा और आपको मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, राइट? तो यू जस्ट नीड टू हीट दिस सिन्नाबार विथ एयर टू गेट द मर्क्यूरी। चलिए इसी तरह से अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल देखना है बच्चों, सल्फर का कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। कॉपर फ्रॉम
द ओर Cu2s। तो कॉपर का ओर जो है ना, वो कॉपर का ओर है बच्चों Cu2s। क्या और है कॉपर का ओर है Cu2s। अगर आपको Cu2s में से कॉपर निकालना है, क्या करना है? चलिए वही स्टेप करेंगे बच्चों। Cu2s जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम सीधा सीधा गर्म करेंगे एयर के साथ। एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ, उसको आप गर्म करो, राइट। कॉपर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ जो बनाएगा Cu2O, राइट। और सल्फर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ जो बनाएगा SO2, राइट। चलिए अगर इसको भी आप बैलेंस करना चाहते हो बच्चों तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 3। ये हो गया आपका बैलेंस्ड, राइट। यस इट इज बैलेंस्ड। अभी भी आपको कॉपर मिला नहीं है तो हुआ क्या है बच्चों, जो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में था, आपने जैसे उसको हवा में गर्म किया, कॉपर सल्फाइड में से बनाया कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया कॉपर सल्फाइड में से? कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड बाकी बचे Cu2s से रिएक्ट करेगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो बाकी बचे Cu2s से रिएक्ट करेगा। चलिए ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, राइट। स्टेट मेंशन करते रहिएगा। तो जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो सीधा रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फाइड के साथ, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से सल्फर ऑक्सीजन का हाथ पकड़ के बाहर निकल लेगा और सारा कॉपर अलग हो जाएगा। चलिए इसको आप जैसे ही बैलेंस करो, यू हैव टू पुट 2 हियर, यू हैव टू पुट 6 हियर। ये हो गया आपका बैलेंस्ड, राइट। दिस बैलेंस्ड। देखिए मिल गया आपको कॉपर, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों? यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मतलब जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, राइट, अगर उसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको खाली उसके ओर को हवा में गर्म कर देना है। मतलब खुले में आप ओर को गर्म करो, अपने आप वो मेटल को छोड़ देगा, राइट। उसके ओर किस फॉर्म में होते हैं? या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, राइट। चलिए अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, सीधा गर्म करो, ऑक्सीजन उड़ जाएगा। सल्फाइड के फॉर्म में है, गर्म करोगे पहले ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड में से बहुत ही इजीली आपको मेटल निकल जाएगा बाहर, राइट। जैसे कि यहाँ पे सिन्ना बार का एग्जांपल था, HgS हवा में गर्म किया, HgS कन्वर्ट हुआ HgO में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और गर्म हुआ, राइट, और उसने मर्क्यूरी को छोड़ दिया, ऑक्सीजन अलग हो गया। सिमिलरली अगर कॉपर का ओर है Cu2s, राइट, Cu2s को भी आपने अगर ऑक्सीजन में गर्म किया, Cu2s पहले कन्वर्ट हुआ Cu2O में, Cu2O ने बाकी बच्चे Cu2s से रिएक्ट किया, कॉपर अलग हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट देम, राइट। चलिए अब बात करेंगे बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल विच आर मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए देखते हैं फटाफट उसको क्या करना है वो। ओके, सो एक्सट्रैक्टिंग द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो कौन कौन से मेटल है बच्चों वो? तो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल थे, आयरन था, जिंक था, लेड हो सकता है या कॉपर हो सकता है, राइट। ओके, चलिए बच्चों अब ये जो आपके पर्टिकुलर मेटल्स है ना, उसके और आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? तो उसके और आपको जनरली मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, राइट। तो इसके और किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? चलिए तो इसके और होते हैं जनरली इन द फॉर्म ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, राइट, या तो इनके और होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड, राइट। चलिए अब अगर आपको मेटल निकालना है इसमें से, कार्बोनेट या सल्फाइड में से अगर आपको मेटल निकालना है, राइट, और उसके कंपेयर में अगर आपको ऑक्साइड में से मेटल निकालना है तो ऑक्साइड में से मेटल निकालना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कार्बोनेट या सल्फाइड दोनों को पहले मेटल का ऑक्साइड बनाना पड़ता है, राइट। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों? इट इज इजी to reduce metal oxide compared to carbonates and sulfides, right। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों? hence this carbonates and sulfides are they are first converted to oxide, they are first converted to metal oxide। चलिए तो हमें इतना पता चल चुका है भाई कि जो ओर है उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मेटल निकालना आसान हो जाएगा, राइट। चलो तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, राइट। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस है, एक है कैल्सिनेशन, राइट। तो कैल्सिनेशन हम यूज करेंगे कार्बोनेट को, राइट। कार्बोनेट को जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या अगर एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करोगे ना तो कार्बोनेट में से ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। सो कैल्सिनेशन इज व्हेन कार्बोनेट ओर is heated, when carbonate ore is heated with limited supply of air,
इट इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, राइट। तो आप याद रखो बच्चों, कैल्सिनेशन का सी और कार्बोनेट का सी, तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन करना पड़ता है, राइट। चलिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगर आपका ओर है जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, क्या ओर है आपका जिंक कार्बोनेट, आप जैसे इसको गर्म करोगे, देखो मैंने कोई एक्स्ट्रा एयर या ऑक्सीजन लिया नहीं है, राइट। जैसे ही खाली आप इस जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे, वो जिंक ऑक्साइड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा उसमें से, कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, राइट, हो गया कन्वर्ट ऑक्साइड में, ठीक है। चलिए उसी तरह से सेकंड प्रोसेस जो है बच्चों, दूसरा चॉइस है आपके पास रोस्टिंग। आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है, दूसरा है रोस्टिंग, राइट। रोस्टिंग हम यूज करेंगे फॉर द सल्फाइड ओर। अगर और सल्फाइड के फॉर्म में है तो आपको उसको एक्सेस अमाउंट में एयर के साथ गर्म करना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड with excess amount of air in presence of excess amount of air to give oxide of metal, right। ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों में एक एक चीजों को बच्चों अलग से हाईलाइट करूंगा। तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर के लिए करना है एंड दैट इज विद एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक सपोज मान लो जिंक सल्फाइड है अपने पास, और है जिंक का इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, इसको गर्म करेंगे विद एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। देखो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन एयर में से आया है, राइट। अब जैसे इसको गर्म करोगे तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा जिंक ऑक्साइड, और सल्फर रिएक्ट करके बना देगा SO2। इसको आप कर लो बैलेंस, राइट। ये हो चुका है आपका बैलेंस्ड, समझ गए आप, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले वाले में हमने कार्बोनेट को कोई ऑक्सीजन दिए बिना गर्म किया है, सीधा एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। अगर सल्फाइड के फॉर्म में और है आपका, राइट, तो उसको हम एक्सेस अमाउंट में एयर के साथ गर्म करेंगे। देखो एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर है यहाँ पे, राइट। तो जिंक जो है वो सल्फाइड में से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एंड सल्फर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ SO2। अभी आपने ऑक्साइड में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है ऑक्साइड में से मेटल को अलग करना है ना। अभी आप ऑक्साइड के फॉर्म में आपका जो भी मेटल है वो आपको ऑक्साइड में से मेटल निकालना पड़ेगा। तो ऑक्साइड में से मेटल निकालने का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, राइट। क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है यहाँ पे रिडक्शन, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहला स्टेप। या तो आप कैल्सिनेशन करोगे या तो आप रोस्टिंग करोगे, राइट। और इसके एंड में आपको मिल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। चलिए अब इसके बाद का जो आपका स्टेप है, राइट, वहां पे आपको करना होता है बच्चों रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। चलिए यहाँ पे क्या क्या चॉइस है वो देखते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए आपके पास सबसे पहला चॉइस है कार्बन, बिकॉज कार्बन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बहुत प्यार होता है, राइट। तो सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन है, you can use carbon can be used as reducing agent. Carbon can be used as a reducing agent, right। तो अपने जिंक का ही एग्जांपल आगे चलाते हैं। So if you have zinc oxide, right, in which form, solid form, जैसे ही आप कार्बन डाल के गर्म करोगे ना, ये कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बहुत मोहब्बत होती है, राइट। कार्बन ऑक्सीजन को खींच के बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जिंक हो गया अलग जो आपको चाहिए। हो गया जिंक अलग, हो गया जिंक अलग, समझे आप, राइट। तो एक बार आपका ऑक्साइड बना, फिर आप उस ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म कर लोगे। क्या करोगे बच्चों, ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ गर्म कर लोगे, कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा और मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ओके। ये एक ही अकेला चॉइस नहीं है, दूसरा चॉइस भी है हमारे पास। हम रिडक्शन करने के लिए जो मेटल का ऑक्साइड है ना, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद है, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने सीखा था, है ना। और हमने ऐसा सीखा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, राइट। तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो बच्चों। आपके पास एक और चॉइस भी है यहाँ पे, राइट। और वो दूसरा चॉइस है आपके पास स्टेप 2 के अंदर। हाँ, स्टेप 2 में बच्चों आपके पास एक दूसरा चॉइस है, दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल में आप ले सकते हो पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, सेपरेट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, राइट, ओके। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। अगर आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2,
अगर आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड और आपको मैंगनीज को बाहर निकालना है तो जैसे ही इसके अंदर आप एल्यूमिनियम का पाउडर डाल दोगे ना, राइट, ये एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, दिस एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू मैंगनीज। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करेगा, इस बेचारे को निकाल देगा, बिकॉज ये कम रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ओके, और ये बन जाएगा आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैंगनीज हो गया सेपरेट इन द लिक्विड फॉर्म, बिकॉज यहाँ रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए आपको मैंगनीज जो है ना, या जो मेटल है वो जनरली किस फॉर्म में मिलना है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में मिलना है। किस फॉर्म में मिलना है आपको, मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। चलिए इसको अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कैसे करोगे बच्चों, बताओ। अगर आपको इसको बैलेंस करना है, यू हैव टू पुट 2 हियर, यू हैव टू पुट 3 हियर, राइट, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 4 और मैंगनीज आपको मिलेगा 3। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो हमने रिडक्शन करने के लिए बच्चों 2 चीजें यूज किया, या तो आप कार्बन से रिडक्शन कराओ, या तो फिर आप किसी ऐसे मेटल से रिडक्शन कराओ जो उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो, जिसको आपको सेपरेट करना है। समझ लिए इतना आप। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी बच्चों, एल्यूमिनोथर्माइट, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, राइट। तो आपको ये सोचने वाली बात है कि रेल की पटरियां जो होती है ना, उसको किस तरह रिपेयर किया जाता है। अगर रेल की पटरियां टूट जाती है तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, क्या वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे वेल्डिंग, या पूरा नया रेल डाल देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो दिस इज अ प्रोसेस टू रिपेयर ट्रैक्स ऑफ रेलवे। ये रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने के लिए यूज होता है। करना क्या है, जहाँ से पटरी टूट गया है, जहाँ से पटरी टूट गया है ना, वहाँ पे हम इंजीनियर को भेजेंगे। इंजीनियर क्या करेगा, वहाँ पे एक कंटेनर के अंदर सबसे पहले डालेगा वो आयरन ऑक्साइड का पाउडर। क्या डालेगा बच्चों, सबसे पहले वो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में डालेगा Fe2O3 का पाउडर, दैट इज आयरन ऑक्साइड, राइट। आयरन ऑक्साइड उसने जैसे ही डाला पाउडर, अब उसके अंदर जैसे ही वो एल्यूमिनियम का पाउडर डालेगा ना, नाउ वी नो दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। ये एल्यूमिनियम कैसा होता है भाई, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच लेगा, ओके, और खुद बन जाएगा बच्चों ये Al2O3, और आयरन को अकेला कर देगा। बट दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी ना, कि जो आयरन बनेगा ना वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा बच्चों, आयरन जो है वो, आयरन विल बी ऑब्टेन इन लिक्विड फॉर्म, राइट। आयरन किस फॉर्म में मिलेगा बच्चों आपको, आयरन आपको मिलने वाला है लिक्विड फॉर्म में। और ये जो लिक्विड आयरन बना है ना, जो आपका रेल ट्रैक टूटा है वहां पे वो घुस जाएगा अंदर लिक्विड आयरन, और जैसे ही टाइम जाएगा वो आयरन वहां पे सॉलिडिफाई हो जाएगा और रेलवे का ट्रैक जो है वो रिपेयर हो गया। क्या हुआ, रेलवे का ट्रैक जो है वो रिपेयर हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। वापस एक बार समझो, जहां से पतरी टूटी है वहां पे जाके एक कंटेनर लगा देंगे, पहले तो कंटेनर में डाल देंगे आयरन ऑक्साइड का पाउडर Fe2O3, ओके, और जैसे ही उसके अंदर आप एल्यूमिनियम पाउडर डालोगे, रिएक्शन होगा, राइट। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा रिएक्शन से कि ये एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन को सेपरेट करके आयरन को अलग करेगा, तो वो आयरन इतनी ज्यादा हीट की वजह से खुद क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर वो जो क्रैक्स है उसमें भर जाएगा, एंड आफ्टर द टाइम इट विल सॉलिडिफाई एंड द रेल ट्रैक्स आर रिपेयर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ओके। चलिए वापस इस पूरे डिस्कशन को एक बार रिवाइज करते हैं। तो मेटल इज अ मॉडरेट मेटल विच आर मॉडरेटली रिएक्टिव। उसके जो ओर है वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में है या तो सल्फाइड के फॉर्म में है। कार्बोनेट है तो आप करोगे कैल्सिनेशन, ऑक्साइड बनाओगे। सल्फाइड है तो आप करोगे रोस्टिंग, ऑक्साइड बनाओगे। ऑक्साइड में से मेटल निकालना है, या तो आप कार्बन डालो, राइट, या तो आप कोई और रिएक्टिव मेटल डालो, राइट। ये दोनों प्रोसेस करने से मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। समझ रहे हो प्रोसेस। कैल्सिनेशन में सप्लाई लिमिटेड होगा एयर का, रोस्टिंग में एयर का सप्लाई बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। अभी तक जो मेटल बना है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, इसके बाद आएगा किस तरह से आप मेटल को प्योरीफाई करोगे, ठीक है। चलिए बिफोर दैट अभी एक बाकी है ना, ऐसे मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, चलिए देखते हैं। तो फिर क्विकली चलिए, तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से है भाई, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। अब इसके अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है ऐसे मेटल को, तो आप कार्बन को यूज नहीं कर सकते हो, राइट, बिकॉज कार्बन जो है ना वो इसके कंपेयर में कम रिएक्टिव है, राइट। तो अगर इसका ऑक्साइड है और अगर आपने इसको कार्बन के साथ गर्म किया, तो कार्बन की इतनी ताकत नहीं है कि इसके पास से ऑक्सीजन खींच सके,
बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे। तो करेंगे क्या ऐसा केस में? तो पहले ये स्टेटमेंट लिख देते हैं बच्चों, दिस मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड बाय रिडक्शन with carbon, by reduction with carbon, as these metals have more affinity, towards oxygen. These metals are more reactive towards oxygen. जैसा कि अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, आपने कार्बन डाल के गर्म भी किया, कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं। तो करेंगे क्या बच्चों? तो ऐसे मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उस सॉल्ट को पहले मेल्ट करेंगे और उसका करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। सो वी राइट दिस मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस of their molten salt, electrolysis of their molten salt। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, NaCl अगर है आपके पास, सोडियम क्लोराइड जो पहले सॉलिड फॉर्म में, पहले उसको आपको लिक्विड बना देना है, मेल्ट कर देना है पूरा, राइट। अभी ये जो लिक्विड सॉल्यूशन बना उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या पास करेंगे? लिक्विड में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। देखिए प्रोसेस कैसे होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। ओके, तो ये आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, राइट, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। और हमने ऐसा देखा था कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन एग्रीगेट के फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड इतना बनता नहीं है, राइट। चलिए इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को कहते हैं एनोड और नेगेटिव को हम कहते हैं कैथोड। चलिए बच्चों सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नेगेटिव आयन है वो सारे पॉजिटिव के ऊपर आएंगे, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, राइट। और जितने पॉजिटिव आयन है वो सारे कहाँ पे आएंगे? नेगेटिव प्लेट के ऊपर आएंगे। इसको अलग कलर कर देते हैं, चलिए, राइट। तो जितने पॉजिटिव आयन है वो सारे नेगेटिव प्लेट के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। हो गया ऐसा कुछ, इतना समझ लिया आप। चलिए जैसे कि सब सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एनोड खुद होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर कौन सा आयन है? सॉरी, एनोड खुद होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर कौन सा आएगा? आयन आएगा नेगेटिव आयन, जैसे कि क्लोरीन आयन Cl-, राइट। तो Cl- कहाँ पे आया? एनोड के ऊपर आया। यहाँ से ये Cl- क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और खुद क्लोरीन गैस बन जाएगा। अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद क्या बन जाएगा भाई? ये क्लोरीन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन गैस बन जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसके बारे में आप डिटेल में आगे जाके सीखोगे हायर क्लासेस में, राइट। चलिए व्हाट विल हैपन देयर एट द कैथोड? कैथोड खुद होता है नेगेटिव, और नेगेटिव के ऊपर कौन से आयन आते हैं भाई? नेगेटिव के ऊपर आएंगे पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन यहाँ पे अभी सोडियम है या मैग्नीशियम, कोई भी हो सकता है। तो जो सोडियम आयन है बच्चों आपका, राइट, वो आयन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और खुद बन जाएगा सोडियम लिक्विड फॉर्म में, राइट। किस फॉर्म में बन जाएगा बच्चों? ये खुद आपका बन जाने वाला है सोडियम, राइट। यहाँ पे एक बार आप स्टेट ना लिखोगे तो भी चलेगा, इट विल बी ओके, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका आयन में से सोडियम सेपरेट। कौन सा प्रोसेस है? ये आपका प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा प्रोसेस है भाई? ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। तो हम पहले जो भी सॉल्ट है उसको मेल्ट कर देंगे, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, करंट पास कराएंगे। जितने पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, राइट, जहाँ पे आपको मेटल मिलेगा, ओके। और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव पे जाएंगे, जहाँ पे आपको गैस मिलेगा। तो देखो बच्चों, आप एनोड पे आपको क्या मिला? गैस मिला। कैथोड पे आपको क्या मिला? मेटल मिला, राइट। तो कैथोड पे आपको मिलेगा मेटल और एनोड पे आपको मिलेगा गैस। इज इट क्लियर? राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। हमने हर एक देख लिया, बॉटम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। वापस एक बार, जो बॉटम वाले थे बहुत कम रिएक्टिव थे, आपको सीधा उसको गर्म करना है तो अपने आप मेटल मिल जाएगा। मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सल्फाइड रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट कैल्सिनेशन करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, रिडक्शन करेंगे, मेटल मिलेगा आपको, राइट। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, कोई रिएक्शन नहीं करेगा ये, आपको सीधा उसका सॉल्ट मेल्ट करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा इस तरह से।
चलिए अब ये तो हो गया बच्चों आपका मेटल लाने का बाद. नाउ वंस यू विल गेट द मेटल यू हैव टू प्योरीफाई द मेटल बिकॉज मेटल मे कंटेन इम्प्योरिटी. तो यहाँ पे एक मेथड को हम डिस्कशन करेंगे मेटल के प्योरिफिकेशन का, एंड दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इलेक्ट्रोलिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल. लेट्स सी दैट हाउ वी डू दिस. ओके, तो प्योरिफिकेशन का मेथड इलेक्ट्रोलिसिस है, जनरली आपका यूज होता है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिंक, टीन, निकल, गोल्ड, सिल्वर एंड सो मैनी मेटल्स, राइट. क्योंकि जब आप रिडक्शन करके मेटल बना रहे हो ना तो वो मेटल 100% प्योर होने वाला नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी. चलिए ये इम्प्योरिटी दूर करने का मेथड जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस. सिंपल सा काम करना है बच्चों. इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर वी विल टेक अ कंटेनर, राइट, इन विच वी विल टेक द सैंपल ऑफ इम्प्योर मेटल एज एनोड, राइट. जो इम्प्योर मेटल का सैंपल है उसे कैसे लेंगे बच्चों, हम एज एन एनोड लेंगे. ओके, चलिए तो ये ले लिया बच्चों अब मैंने एनोड. और ये एनोड क्या है बच्चों, एनोड का मतलब क्या है, जिसे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ. एनोड का मतलब क्या है, जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे. तो ये है बच्चों आपका एनोड, राइट, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा. और ये किसका बना हुआ है बच्चों, इट इज अ स्ट्रिप ऑफ, और यू कैन राइट द सैंपल ऑफ impure metal, sample of impure metal, सैंपल ऑफ इम्प्योर मेटल, राइट. इम्प्योर मेटल का जो सैंपल है उसको हम एनोड ले लेंगे. चलिए फिर एक पतली सी मेटल की स्ट्रिप लेंगे जिसको हम लेंगे कैथोड. दिस इज स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एंड दिस इज कैथोड. आप समझ गए बच्चों, कैथोड मतलब इसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे आगे जाके, राइट. तो ये कैथोड बनेगा आपका, and this cathode is strip of pure metal. चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा भरोगे, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी द सॉल्ट ऑफ द मेटल जो आप प्योरीफाई करना चाहते हो. समझे आप, राइट. तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रोलाइट. दिस इलेक्ट्रोलाइट should be, this must be the salt solution of the metal to be purified. It is the salt solution of the metal to be purified. तो अगर मान लो बच्चों आपको यहाँ पे impure metal कॉपर है, तो आपका ये जो सॉल्यूशन होगा ना उसके अंदर कॉपर आयन होना चाहिए. मतलब या तो ये कॉपर सल्फेट हो सकता है, या तो कॉपर क्लोराइड हो सकता है, या कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, बट कंपलसरी उसके अंदर कॉपर आयन होना चाहिए. तो आप जो मेटल को प्योरीफाई कराना चाहते हो उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन का आप यहाँ पे भर दोगे. समझ गए इतना आप. चलिए अब जैसे ही आप इसको बैटरी में कनेक्ट करोगे, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है, राइट, देख लो आप, और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. ओके, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, व्हाट विल हैपन, बैटरी कनेक्ट करने पे ये जो आपका इम्प्योर एनोड है ना, वहां से मेटल डिसॉल्व होके कहाँ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में जाएगा. लेट्स सी, कॉपर +2 आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा, राइट. एनोड पर जो भी कॉपर है वो कॉपर कहाँ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयन, राइट. अभी आपका जो सॉल्यूशन था उसके अंदर ऑलरेडी कॉपर आयन है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन होंगे बच्चों, वो कॉपर आयन किसके ऊपर जमा होंगे, ये वायर के ऊपर, राइट. सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो वायर के ऊपर जमा होंगे, राइट. तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे जो आपका इम्प्योर सैंपल था वो धीरे धीरे पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, राइट. और जितना कॉपर था वो सारा इस पट्टी के ऊपर जमा होता जाएगा, राइट. और आपको यहाँ पे खाली और खाली प्योर कॉपर मिलेगा. इस इम्प्योर सैंपल के अंदर जो भी सॉल्यूबल इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योर सैंपल में जो भी सॉल्यूबल इम्प्योरिटी है वो सारी सॉल्यूबल इम्प्योरिटी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो सारी नीचे बॉटम में जमा हो जाएगी. दिस इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जिसको हम कहते हैं एनोड मड. क्या कहते हैं बच्चों, ये इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एनोड मड, जो नीचे बैठ जाएगा, राइट. और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो तो डिसॉल्व हो चुका है अंदर. तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये कैसा दिखेगा, थोड़े टाइम के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखने वाला है. मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाऊंगा. जो वायर था ना वो उसके ऊपर बहुत सारा मेटल जमा हो जाएगा,
यहाँ पे जो स्ट्रिप था ना वो एकदम ऐसे खत्म हो जाएगा पूरा आफ्टर सम टाइम। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ होने वाला है बच्चों आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पे पूरा जमा हो जाएगा प्योर मेटल, समझे आप, राइट। तो होना क्या है बच्चों, आपको इम्प्योर सैंपल जो है वो एनोड पे लोगे, एनोड में से धीरे धीरे कॉपर जो है वो आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। समझो आप, प्रोसेस समझो, बहुत सिंपल है। एनोड पर से कॉपर आयन सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन का कॉपर आयन जो है वो कहाँ जमा होता जाएगा, कैथोड के ऊपर सॉलिड फॉर्म में जमा होता जाएगा। इसमें जो इम्प्योरिटी है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड। समझ रहे हो बच्चों आप स्टेटमेंट, वापस एक बार बता देता हूँ फाइनली। ओके, इतना ध्यान रखो, पहले आपका जो इम्प्योर सैंपल है वो क्या रहेगा, एनोड रहेगा, जिसको आप बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट करोगे, राइट। एक प्योर वायर आप लेना है उसी मेटल का जिसको आप कैथोड पे कनेक्ट करोगे, मतलब बैटरी के नेगेटिव के साथ। जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट शुड बी द सॉल्ट सॉल्यूशन, और वो सॉल्ट उसी मेटल का होना चाहिए जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हो। अगर आपको कॉपर प्योरीफाई करना है और यहाँ पे आप मैग्नीशियम का सॉल्ट लोगे तो नहीं चलेगा, राइट। इट शुड बी द सॉल्ट विच हैज दिस आयन जो आपको प्योरीफाई करना है। अब जैसे ही करंट पास करोगे क्या होगा, जैसे ही आप करंट पास करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जो एनोड है उस एनोड के ऊपर से जो मेटल है वो आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। सॉल्यूशन में जो आयन थे वो कैथोड के ऊपर मेटल बन के जमा होते जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को, राइट। तो धीरे धीरे कैथोड पे प्योर मेटल जमा होता जाएगा, एनोड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। एनोड में जो इम्प्योरिटी है वो या तो डिसॉल्व हो जाएगी या तो नीचे बैठेगी, जिसे हम कहेंगे एनोड मड, राइट। तो इस तरह से मेटल को प्योरीफाई किया जाता है इन द इंडस्ट्री। दिस इज ओनली वन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड है मेटल के प्योरीफिकेशन के, बट एज पर द 10th स्टैंडर्ड आपको इतना ही यहाँ पे करना है। तो ये चैप्टर जो है बच्चों आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट। और देयर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट, दैट इज द corrosion, and corrosion will be the thing that we are going to do in the next lecture, and I hope कि आपको ये पूरा थियरी अच्छे से समझ में आ गया है, ओके। और आप डेफिनेटली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।